ये शख्स जो है कलसूम नवाज साहिबा का सक्का भतीजा है। कि आपने कहा कि आपका मरियम नवाज साहिबा के साथ रिश्ता बनता है, आपका कलसूम नवाज साहिबा के साथ रिश्ता बनता है, क्या वाकई इस बात में कोई सदाकत है? आप फुफ्फो की बेटी भी कह सकते हैं, मासी की बेटी भी कह सकते हैं। ज्यादातर फुफ्फो की बेटी मैं कहता हूँ कि वो मेरी फुफ्फो लगती थी, अब्बू की फुफ्फो की बेटी थी और मेरी भी वो फुफ्फो लगती थी। अब मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब, इनके बारे में तो ये तासुर दिया जाता है कि ये लोग अपनी बरादरी में लोगों को बहुत नवाजते हैं। क्या वजह बनी, आप पे नजर करम अभी तक क्यों नहीं हो सका? मरियम नवाज तक आवाज पहुंची नहीं थी, पहुंचाई नहीं। क्या आपका कोई बंदा बैठा हुआ ऐसा लगे? ये मैं मीडिया किस वजह से आपको इस टाइम बुलाया अपने पास कि मेरी आवाज उन तक पहुंचे, उन तक आपकी मुलाकात होती है तो आप उनको कन्विंस कर पाएंगे कि वो आप उनके रिश्तेदार हैं? इतना जानता हूँ कि मरियम साहब मेरे पास बैठेगी, उसकी आंखों से अथरू नहीं रुकने। कोई जरिया नहीं है जो मैं अपना आप उठाकर दवाई ले सकूँ। 20-30 दिन में मेरी बीवी की वफात हुई है गुर्बत की वजह से। मैं उसका इलाज नहीं करा सकता। वालदा काम करती हैं आपकी? जी। क्या काम करती हैं? वो स्कूल की आया की नौकरी करती है। 2 घरों में जाकर उन्होंने एक जगह कपड़े धोने होते हैं, एक जगह में बर्तन मांजने होते हैं। मरियम नवाज साहिबा की देखा जाए तो आपकी वालदा उनकी मासी लगी ना, उनके ननियाल की तरफ से, यानी कि मरियम नवाज साहिबा की मासी इस वक्त स्कूल में आया के तौर पर काम करती है। कल मेरे को खाने दे पैसे नहीं सीधा भी नहीं, मेरे बच्चे ने सुना नाश्ता नहीं किया है। गीला कपड़ा मैं बार बार ला रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर से सेक निकल रहा है। उस सेक की वजह से मैं गीला कपड़ा बार बार मार रहा हूँ। मेरे पास कोई एसी नहीं है, कोई ठंडी चीज नहीं है मेरे पास। जो अद्वियात आपकी आती है वो आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? नहीं, मेडिसिन पूरा 2 महीने हो गए छोड़ी हुई है। अगर मेडिसिन खाओ तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी हैं, अल्लाह पाक दे सेहत दे उन्हें, मरियम नवाज साहिबा, उनके नाम क्या पैगाम देंगे? मैं मरियम नवाज साहब से एक ही पैगाम दूंगा कि मैं जानता हूँ वो मुझे नहीं पहचानती। मैं सिर्फ अपील करना चाहता हूँ, ये मेरे हाथ छोड़े देखे कि खुदाया अल्लाह के वास्ते आप मेरे पास आए, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल देखें और मेरी तमाददारी कर लेके कुछ तो करे। मैं जानता हूँ कि आपके जानवर मुझसे अच्छा खाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, जब से ये हुकूमत बनी है नहीं, हर शख्स रो रहा है। कोई बिजली के बिलों से तंग है तो कोई घर के राशन से तंग है। पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो इस वक्त तंग आ चुका है इन हुक्मरानों से, जो इस वक्त यहाँ पे इन मुल्क का हाल किया है इन लोगों ने। आज जिस शख्स के घर यहाँ पर मौजूद हूँ, आप जब सुनेंगे कि ये शख्स कौन है तो आप एक दफ़ा हैरान परेशान हो जाएंगे। जिस शख्स के घर में आया हूँ, सबसे पहले आप यहाँ के घर के बाहर के मनाज़र देखें। ये शख्स जो है कलसूम नवाज साहिबा का सक्का भतीजा है, यानी कि मरियम नवाज साहिबा का कज़न है ये बंदा जिसके घर में इस वक्त मौजूद हूँ। और इसके पास इस वक्त 2 वक्त की रोटी मौजूद नहीं है। घर के हालात इतने ख़राब हैं कि बीवी को दफनाते वक्त कफन का इंतज़ाम इनके लिए मुश्किल हो गया था। इनकी कहानी क्या है, इनका तल्लुक मरियम नवाज साहिबा से कैसे निकलता है और किस तरह इस महंगाई के दौर में ये गुजारा कर रहे हैं, आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं सर आप? जी नाज़रीन, मेरे साथ ये सुहेल भट्ट साहब हैं। इनका ये दावा है कि ये मरियम नवाज साहिबा के मामू के बेटे हैं और कलसूम नवाज साहिबा जो हैं वो इनकी खाला लगती हैं। क्या वाकई इस बात में कोई सदाकत है? और जो इनकी कहानी है ज़िंदगी की वो भी आपके सामने बयान करते हैं और इनकी इस हालत से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त ये किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सर। सुहेल साहब, कहानी का आगाज़ करते हैं कि आपने कहा कि आपका मरियम नवाज साहिबा के साथ रिश्ता बनता है, आपका कलसूम नवाज साहिबा के साथ रिश्ता बनता है। क्या वाकई इस बात में कोई सदाकत है? देखिए जी, मैं तो इतना जानता हूँ कि मरियम नवाज को शायद ना पता हो, कुलसूम नवाज साहब को पता था कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ। मरियम नवाज साहब को नहीं पता। उन्हें क्यों नहीं पता कि आपका वो मिलना जुलना बंद हो गया था कलसूम नवाज साहिबा की शादी के बाद? नहीं, मिलना जुलना है था। मरियम नवाज पाकिस्तान में बहुत कम रहती थी, ठीक है। ये ज़्यादातर बाहर अमेरिका ही रहती थी। कलसूम नवाज साहब का जब वो उन्होंने इधर एक औरतों का अदारा बनाया था कि वो गरीब औरतों को सामने घर में जाती थी, उन्हें पूछती थी, जो उन्हें मशीन, किसी को मशीन ली थी सिलाई, किसी को खिदमत, यानी खिदमत अदारा खुलवा हुआ था। उन्हें उस अदारे में उनके साथ काफ़ी लोग उन्हें ताउन करते थे, यानी जो साबे से उनके कज़न होते थे या खुद होती थी वो, या मियाँ नवाशी साहब होते, वो उनके साथ ताउन करते थे। वो अदारा बहुत ज़्यादा चलता था। ठीक है। कलसूम नवाज साहिबा का और आपका या आपकी वालदा का वालद साहब का कुलसूम नवाज साहिबा से क्या तल्लुक, क्या रिश्ता बनता है? ये जी आप फुफ्फो की बेटी भी कह सकते हैं, मासी की बेटी भी कह सकते हैं। ज़्यादातर फुफ्फो की बेटी मैं कहता हूँ कि वो मेरी फुफ्फो लगती थी
क्योंकि वो अब्बू की फूफो की बेटी थी और मेरी भी वो फूफो लगती थी। यानी कि आपके वालिद साहब की सकी फूफो की बेटी थी कुलसूम नवाज साहिबा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका आपके साथ कैसा रिलेशन था जब ये सियासत में नहीं थे ये लोग, और जब आपके वालिद साहब के साथ कुलसूम नवाज साहिबा का कैसा ताल्लुक था? बहुत अच्छा ताल्लुक था जी, बहुत। वो अपने बहन भाइयों को बहुत पूछती थी, अपने बहन भाइयों को कुलसूम नवाज बहुत ख्याल रखती थी ताकि काफ़ी देर वो पाकिस्तान में ही रहती थी। कुलसूम नवाज साहिबा के दादा जान और आपके दादा जान दोनों सगे भाई थे, ऐसे ही है? बिल्कुल। ये नस्ल सारी ख़ानदानी और अमीर नस्ल थी, कोई गरीब लोग नहीं थे। अब देखिए जिसका मशरक़ पाकिस्तान चल रहा है अखबार, वो कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं हो गया, पूरे पाकिस्तान में एक ही आदमी अखबार चल रहा है। यानी कि ये सही रईस फैमिली थी कुलसूम नवाज साहिबा। हाँ जी, बहुत रईस फैमिली थी। जो रईस फैमिली है थी तो नवाज शरीफ ने शादी की थी। हाँ यानी उस टाइम नवाज शरीफ साहब इतने रईस नहीं थे जितनी ये कुलसूम नवाज साहिबा रईस थी। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। इनका जो माशाल्लाह मरियम नवाज साहब का जो नानका है, ये बहुत अमीर थे। यानी कि देखा जाए तो आप कजन लगते हैं मरियम नवाज साहिबा के, अगर इस तरह। अच्छा, अब सेल बट साहब आते हैं आपकी ज़िंदगी की तरफ। अब मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब, इनके बारे में तो ये तासुर दिया जाता है कि ये लोग अपनी बरादरी में लोगों को बहुत नवाजते हैं। इसहाक डार साहब देख लें आप, उसके अलावा आप बाकी इनके रिश्तेदार जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो क्या वजह बनी आप पे नजर करम अभी तक क्यों नहीं हो सका? क्यों आपकी इनकी आप लोगों तक रसाई नहीं हुई अभी तक? जी अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया, इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। आपने कभी देखा है कि एक बादशाह होता है, उसका एक वज़ीर होता है, वज़ीर का एक वज़ीर होता है, वज़ीर का एक वज़ीर होता है, वो बादशाह तक नहीं जाने देता। बादशाह तक कभी बात पहुंची ही नहीं है। नवाज शरीफ तक कभी हमारी बात पहुंचाई ही नहीं गई, दिखाया ही नहीं गया कि आपका कोई बंदा बैठा हुआ इस हालत में। मरियम नवाज तक बात पहुंची नहीं थी, पहुंचाई ही नहीं। ये मैं मीडिया किस वजह से, मीडिया को मैंने आपको इस टाइम बुलाया अपने पास कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंचे, उन यानी कि तक। आपको अगर मरियम नवाज साहिबा मिलती हैं जी। या आपकी मुलाकात होती है तो आप उनको कन्विंस कर पाएंगे कि वो आप उनके रिश्तेदार हैं, वो आपको पहचान पाएंगी? लड़ी जिस तरह बताएंगे? इतना जानता हूँ कि मरियम साहब मेरे पास बैठेगी, उसकी आंखों से अथरू नहीं रुकने। जब मैं बताऊंगा मैं ये हूँ, आप ये हैं। किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि बड़ा मुश्किल छोटा सा घर है यहाँ पे, और जिस तरह बताया गया कि आप चल फिर नहीं सकते, आप बेड पे पड़े हुए हैं और मेडिसिन आपकी बड़ी महंगी आती हैं, तो किस तरह गुजारा सर करते हैं आप? मरियम नवाज तक मेरी एक दफ़ा बात चल रही है, एक दफ़ा मैं गुजारा बताता हूँ, एक दफ़ा चल रही हो कि आपका भाई इस हालत में बैठा है, मैं कहता हूँ 2 मिनट लगाए मेरे पास आने। गुजारे की बात देखिए जी, 15 साल हो गए हैं मैं 4 रुपये पे बैठा हूँ, मेरा कोई गुजारेगा, कोई मेरा यानी किसी किस्म का कोई जरिया नहीं है जो मैं अपना आप उठाकर दवाई ले सकूं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल कर सकूं। ये 20-30 दिन में मेरी बीवी की वफात हुई है गुर्बत की वजह से। मैं उसका इलाज नहीं करा सका, मैं उसकी दवाई नहीं ले सका, मेरी बीवी चली गई मुझे छोड़कर। मैंने एक टाइम खुदकुशी करने की कोशिश की थी, फिर मैंने कहा अल्लाह के नबी ने हराम किया, फिर भी मैंने कुछ किया, कोई बात नहीं, आज मर जाओ अगर वो नहीं है। जज्बा उठा थोड़ा सा। फिर मेरी वालदा ने आकर मुझे डांटा, मुझे मारा, बेटे ना बच्चे का की बनेगा, तेन बच्चे नजर नहीं आते छोटे छोटे। मैं कहा माँ जी तुम काम से जाते हो, मेरा दिल करता मैं अपने आप को मार लूँ। असी वो बट नहीं गया माँ जी, तुम काम से ना जाओ। मैं फिर बेटा कोई गल नहीं, ये अल्लाह का इम्तिहान है। वालदा काम करती हैं आपकी? जी। क्या काम करती हैं? वो स्कूल की आया की नौकरी करती है, फिर 2 घरों में जाकर उन्होंने एक जगह कपड़े धोने होते हैं, एक जगह में बर्तन मांजने होते हैं। आपने तो वो चीज़ छेड़ यानी कर। कि मरियम नवाज साहिबा की देखा जाए तो आपकी वालदा उनकी मासी लगी ना, उनके ननियाल की तरफ से। यानी कि मरियम नवाज साहिबा की मासी इस वक्त स्कूल में आया के तौर पर काम करती है। जी, ये बड़ा तकलीफ दे मंजर है। तो सर बट साहब दुख होता है जब आप इर्द गिर्द लोगों को बताते हैं कि आपका इतना सियासी खानदान से तल्लक है, वो हंसते हैं आपके ऊपर? सर हंसती है, मैंने तो कब बताना ही छोड़ दिया है। मैं बंद कमरे में इसलिए बैठ गया हूँ, मैंने कहना ही छोड़ दिया है। यार वो कहते हैं जिन्होंने बैठा नजर नहीं आता उन्होंने खलोता भी नजर नहीं आता। उसी बच्चे की खातर आवाज़ उठाई मैं, तो इंशाल्लाह उठा के रखांगा। वो कहते जे मरना तो लड़ के मरो, हक लैके मरो, फिर
आवाज़ उठाई है तो फिर आवाज़ पूरी उठाई है। अब आपकी डिमांड क्या है? यानी भट्ट साहब, यानी कि आपकी बेगम साहिबा के इलाज के पैसे नहीं थे आपके पास? सर इलाज तो बड़ी दूर की बात है, वो इतनी अच्छी औरत थी, उसने मुझे अपनी बीमारी बताई नहीं कि मुझे इतनी ज़्यादा 12-13 साल बीमारी अपने अंदर ही डालकर नसूर बना लिया, हर अज़ा ख़त्म हो गया अंदर से। मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपका भी इस बात सुनकर थोड़ा सा ज़मीर हिलेगा और आपको जोश चलेगा, यार इतना जुल्म है। जुल्म की इंतहा इतनी ज़्यादा है कि उस टाइम जब मेरी बीवी ने 2:30 में मेरे हाथ में दम तोड़ा तो मेरे पास कफन के पैसे नहीं थे कि मैं उसको कफन डाल, इससे ज़्यादा तकलीफ मंजर नहीं है मेरे पास। किस तरह सर आपने पूरे हालात को मैनेज किया? मुझे आपको पता नहीं अब कौन बंदा था अल्लाह का, बीवी एक औरत जज खड़ी थी बैठी थी, तो किसी ने कह दिया बार साहब तो बड़े मारे हालात के हुए, बस किसी ने किया, यकीन करना मैं कसम खाना अल्लाह दी, घट्टो घट 200-250 बंदा सी थले बार दरमले दा। उस बंदे ने किया लोग देगा ने पूछा यार किस बंदे ने देगा बेची, और फिर पूछा यार किस बंदे ने, उन्होंने कहा जी मेरा नाम नहीं लेना, मेरा जिक्र नहीं लेना, ते अल्लाह ने काम एक सेकंड तो पहले की, जिन्होंने अजर लेना होंदा वे वो बड़े नाम नहीं रखते सन। भट्ट साहब, आपके तो जो बाकी बरादरी है जिस तरह बताने के बड़ी अमीर थी, तो किसी कज़न दोस्त अहबाब ने आपसे इस मुश्किल वक्त में रब्ता नहीं किया? देखिए जी बड़े सारे फौत हो गए, 2 कज़न हैं, वो मेरी जदाद पे प्रॉपर्टी पे हमारी कब्जा कर बैठे हुए हैं, वो अड्डे के ऊपर जो आपकी जदी पुश्ती जगह है। और सुलेमान और अरसलान नाम है उनका, दोनों भाइयों का, उन्होंने कब्जा किया हुआ मेरी जदाद, विरासती जदाद के ऊपर, हत्ता कि वो अड्डे पे जदाद बैन लगा हुआ उसके ऊपर, ये सारे बैन भरा मिलकर ये अड्डा बेचे और खत्म हुए, उनके बैन लगाया उन्होंने। भट्ट साहब, किस तरह इस महंगाई में आप गुजारा करते हैं? जो आप तो खुद बिस्तर पे हैं, वालदा की जो कमाई बेचारों की आती है उसी में गुजारा हो जाता घर? पर सब अज मैं तुहानू यकीन दसा, तुसी शायद इस चीज़ मनो ना, कल मेरे को खाने के पैसे नहीं थे, अज भी नहीं, मेरे बच्चे ने सुबह नाश्ता नहीं किया है, भुखी पेट 3 गए थे, भुखी पेट। नाज़रीन, ये मरियम नवाज साहिबा के सगे कज़न हैं, उनकी खाला के बच्चे हैं ये, और एक तरफ आप उनकी ज़िंदगी देख रहे हैं। हम उनको तनकीद यहाँ पे नहीं कर रहे, उनको अल्लाह पाक ढेर सारा और भी नवाजे, लेकिन जब आप अपनों से मुंह मोड़ लें तो क्या हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप गैरों के बारे में क्या सोचेंगे? उनके कुत्ते शायद इनसे महंगे, जो इनके बच्चे के पास खाना है उनसे महंगे बिस्किट खाते हों, लेकिन अफसोस कि इनकी तरफ कोई भी पलट कर नहीं देख रहा, ना मरियम नवाज साहिबा, ना इनके बाकी रिश्तेदार जो हैं, किसी ने भी, बाकी गुर्बत का कोई साथी नहीं होता। बट साहब, मैं देख रहा हूँ कि इंटरव्यू के दौरान भी आप ये जिस्म पे कपड़े से पानी, ठंडा कपड़ा जो है वो मल रहे हैं, क्या वजह है डॉक्टर? ये किसी दुश्मन को ना बीमारी लग गई, ये जहर बात है, कहते हैं मज के थनों पे हो जो वो थन काट देते हैं, ये जहर बात वो है, ये पहलवानों के जिस्म में होता है, हर पहलवान की नस्ल में होता है ये जहर बात। हमारा ये हालात है कि देखिए इतनी तकलीफ है, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये जिद आप वेडिंग देख रहे हैं, ये इतनी तकलीफ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये हमारी दीवारों पे कीड़े हमारे जिस्मों पे गिरते हैं, छत से कीड़े गिरते हैं, और हमें सब लेके सुना होता था कि आज से 200 साल पहले लोगों की जेलों में कीड़े खटमल होते थे, ये वो ज़िंदगी है जो बसर कर रहे हैं। जेल इससे अच्छी है, हवाला जो है मेरे इस कमरे से अच्छी है, और ये गीला कपड़ा मैं बार बार ला रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर से सेक निकल रहा है, उस सेक की वजह से मैं गीला कपड़ा बार बार मार रहा हूँ। मेरे पास कोई एसी नहीं है, कोई ठंडी चीज़ नहीं है मेरे पास, बर्फ़ वो भी महंगी है, 20 रुपए की बर्फ़ नहीं देते, 30 रुपए की बर्फ़ नहीं देते, 50 रुपए की बर्फ़ नहीं देते, 100 रुपए की देते हैं। जो अद्वियात आपकी आती हैं वो आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? नहीं, मेडिसिन पूरा 2 महीने हो गए छोड़ी हुई है, अगर मेडिसिन खाओ तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। कितने बच्चे हैं भट्ट साहब आपके? 5 बेटे हैं। स्कूल भेजते हैं कि नहीं? नहीं सर, स्कूल रोटी खाने को नहीं तो स्कूल कहाँ भेज सकते। इसलिए तो मरियम नवाज साहब से अपील की है, खुदाया मेरे बच्चों का मुस्तकबिल देखे, मुझे कोई वजीफा लगा। देखिए अब देखो कैसी बात है, वजीफा लगाना क्या इनके लिए कोई तकलीफ दे होगी? आपसे मैं पूछता हूँ। नहीं, बिल्कुल ये नहीं तकलीफ दे। आप तो वैसे भी अगर इनके रिश्तेदार ना भी निकले, एक बात है, तो वैसे भी आप मुस्तहिक बनते हैं क्योंकि आप कोई काम काज नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, आपने सुहेल भट्ट साहब की कहानी सुनी और आप इनके ये हाल भी देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी तकलीफ में है। इनका यही कहना है कि जनाब इन पर रहम किया जाए, इन पर रहम किया जाए, पाकिस्तान के शहरी हैं। आखिर में आपकी कज़न लगती हैं, इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी हैं, अल्लाह पाक दे सेहत दे उन्हें, मरियम नवाज साहिबा, उनके नाम क्या पैगाम देंगे? मैं मरियम नवाज साहब से एक ही पैगाम कहूँगा कि मैं जानता हूँ वो मुझे नहीं पहचानती या नहीं जानती, मैं उनसे कौन से मामू का रिश्तेदार हूँ या कौन बैठा हूँ या कौन नहीं। बहरहाल मैं सिर्फ अपील करना चाहता हूँ, ये मेरे हाथ छोड़े देखे कि खुदाया अल्लाह के वास्ते आप मेरे पास आए, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल देखिए और मेरी तमादारी कर लेके कुछ तो करे। मैं जानता हूँ कि आपके जानवर मुझसे अच्छा खाते हैं, आपकी मेहरबानी है,
یہ دیکھیں میرے ہاتھ جڑے ہیں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. جی ناظرین، یقین مانے دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہم اس وقت کس معاشرے میں یہاں پر رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے بھیک مانگنی پڑی. اور میرے ساتھ جو شخص نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، اس کی آپ لمبی داڑھی پر ترس کھائیں کہ یہ شخص اس وقت بستر پہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کما نہیں سکتا. 4 اس کے بچے ہیں، وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے ہیں. والدہ ان کی اس عمر میں اسکول میں کام کرتی ہیں. بٹ صاحب ہم آپ کا نمبر اسکرین پہ چلائیں گے. یہ اگر سیاستدان، یہ حکمران اگر نہ بھی آئیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی برادری کے لوگ اور اس ملک کے لوگ آپ کے دکھ میں شامل ہوں گے سر. اس ملک میں اللہ نے بڑے بڑے ماں کے بیٹے بٹھائے ہوئے ہیں. اللہ نے بڑے بڑے شیر رکھے ہیں ملک میں. میرا ان سے اپیل ہے، مجھ سے تعاون کرو، میرا واٹس ایپ نمبر لیں اور میں نمبر دے رہا ہوں. میرا نمبر 0309 48 10 394 0309 48 10 394. اور یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے. میرا جائز کیش بھی سے بنا ہوا ہے. اور میرا مکان نمبر 35 بلاک D2 گجرپورہ اسکیم نز قمر الدین پارک، خواتین ٹیکنیکل کالج اتوار بازار. یہ میرے گھر کا ایڈریس. جی ناظرین، سہیل بٹ صاحب کا نمبر اور ایڈریس ہم مینشن کر دیں گے. اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ لائیو آ کر آپ ان سے ملیں اور ان کی کہانی سنیں تو آپ خود بھی یہاں پر آئیں. ان کی ایک ایک لفظ، ایک ایک بات میں کوئی جھوٹ نہیں. یہ آپ کو شجرہ نسب اپنا پورا سنائیں گے کہ ان کا کلثوم نواز صاحبہ سے کیا رشتہ بنتا ہے، ان کا مریم نواز صاحبہ سے کیا رشتہ بنتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ، خدارہ آپ ان کے رشتے کے ناطے اگر نہیں آ سکتی تو کم از کم ایک جو ہے سیاسی لیڈر بن کے، آپ اس وقت حکمران ہیں ہمارے اس ضلع کی، ایک حکمران کی حیثیت سے آپ ان کی تیمارداری کریں. جی سر. سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہی ویڈیو ملکہ برطانیہ اسٹم، ان کی نسل دیکھ لیں، وہ بے شک ہے یا نہیں ہے، ان کی بھی تیسری پیڑھی چل رہی ہے. اگر وہ دیکھ لیں تو وہ ابھی یہاں آ جائے اپنے جہاز کے ساتھ. وہ کیوں بٹ صاحب؟ وہ قدر کرتے ہیں لوگوں کی. انہیں قدر کا پتہ یہ کس کا خون ہے یا کن کا خون ہے. یہ یعنی گاما پہلوان کی اتنی قدر کرتے ہیں. اتنی قدر وہ لوگ کرتے ہیں. انہیں پتہ چلے کہ یہ کہتے ہیں لوگ نسلی چوچا دیکھ لیں، اس کو اچھا کھلاتے ہیں. ادھر تو نسل ختم ہوگی. جی ناظرین، اللہ عز و جل سہیل بٹ صاحب کی پریشانیاں دور فرمائے. اور ان کا نمبر ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں. آپ اگر کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ بھی کریں اور ان کی جناب مدد آپ کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.